हेलो, वेलकम बैक जी। कैसे हैं आप सभी? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री यानी इतिहास का जो चैप्टर है आपका पहला, यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है, इसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है, ठीक है, तो इनमें जो है यूरोप में कैसे राष्ट्रवाद फैला, राष्ट्रवाद क्या होता है ना, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। और बता दें कि ये चैप्टर जो है आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि आपके एग्ज़ाम में जो है इसमें से जहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उन सभी चीज़ों को हम बताते चलेंगे आप सभी को, कहीं पे कोई भी परेशानी नहीं आने देंगे, ठीक है। तो आप सभी जो है इस वीडियो को ध्यान से देखना, कहीं पे कोई भी टॉपिक जो है आप सभी को नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एक अच्छे अंदाज में अपने चैप्टर को और देखते हैं कि आखिर यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे हुआ, क्या हुआ, ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले हम लोग यही समझ लेते हैं कि राष्ट्रवाद आखिर होता क्या है, ठीक है, जिसे हम नेशनलिज्म भी कहते हैं। देखिए राष्ट्रवाद क्या होता है, तो राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जो किसी राष्ट्र या राष्ट्र राज्य के प्रति निष्ठा, प्रेम, है ना, समर्पण की भावना पर जोर देती है। यानी राष्ट्रवाद का मतलब होता है राष्ट्र के सभी चीज़ों को एक साथ एकजुट करना, है ना, प्रेम में बांधना, निष्ठा करना, है ना, उसके प्रति। जैसे हम लोग अपने देश के प्रति कितना समर्पित रहते हैं हम, है ना, हमेशा, तो उसी प्रकार से ये राष्ट्रवाद भी है। तो राष्ट्रवाद का मतलब ही होता है कि अपने देश के प्रति प्रेम करना, निष्ठा करना, संकल्प लेना, ठीक है, समर्पण कर देना। तो ये चीज़ आपका क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है, ठीक है। तो अब यहाँ से आता है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप के बारे में हम पढ़ेंगे कि यूरोप में जितने भी देश हैं ना, उनमें राष्ट्रवाद कैसे फैला, ठीक है। यानी कि अपने अपने देश के प्रति जो है ना प्रेम, निष्ठा और समर्पण की भावना जो है वो कैसे फैलता गया, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से हम लोग एक बात और समझते हैं, यानी दूसरा तरीका आप बोल सकते हैं राष्ट्रवाद को समझने का। तो यह एक ऐसी भावना है जो लोगों को एक साथ बांधती है। तो सही बात है, जब भी कभी देश का बात आता है ना, यानी राष्ट्रवाद का बात आता है, राष्ट्र के प्रति निष्ठा, प्रेम और समर्पण की भावना आता है, तो सभी लोग अपना जाति, धर्म, सारे चीज़ भूलकर अपने देश के प्रति क्या हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं, ठीक है। देखते होंगे अक्सर ऐसा होता है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर मैच होता है तो सारे जाति धर्म बुला के सभी लोग जो हैं वो भारत के सपोर्ट में रहते हैं, अपने देश के सपोर्ट में एकजुट हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, मानसिक, सामाजिक, है ना, भाषा में रहने वाले लोगों की एकता का वही वाहक है। यानी कि राष्ट्रवाद जो है हमें इस बात पर भी जोर देता है कि भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, है ना, भौगोलिक कारणों यानी कि हमारे देश के जो नक्शा होते हैं उन पर भी ध्यान देता है, संस्कृति पर यानी कल्चर पे भी डिपेंड करता है, और सामाजिक, भाषा, इन सभी चीज़ों में एकता लाने का कोशिश करता है। ये चीज़ें आपका राष्ट्रवाद कहलाता है। चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं कि आखिर यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे फैला, क्योंकि ये चैप्टर ही आपका यूरोप में राष्ट्रवाद। तो चलिए समझते हैं कि आखिर यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे हुआ और कहाँ से शुरू होता है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ से हम ये बता दें कि यूरोप में राष्ट्रवाद जो है 19वीं सदी यानी 1900 ईस्वी से शुरू होता है लगभग। यानी कि एक बीज शुरू तो पहले से, यानी बीज पहले से ही बोया गया था, ठीक है। लेकिन जो मुख्य प्रभाव आता है ना वो 19वीं सदी से, यानी 19वीं सदी जो है ना आपकी 1900 ईस्वी से एक शुरू हो जाता है, यानी 1800 से लगभग जो है आपका मेनली रूप से शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि 19वीं सदी में एक शक्तिशाली विचारधारा के रूप में उभरा, जिसे यूरोपीय देश की राजनीतिक, मानसिक दुनिया में व्यापक परिवर्तन लाया। और इस विचारधारा ने बहुराष्ट्रीय राजशाही साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कहने का मतलब हुआ कि जब 19वीं सदी आया, यानी 19वीं सदी की समय चल रही थी, तब जो है ना यूरोप के जितने भी शक्तिशाली देश होते हैं ना, एक शक्तिशाली विचारधारा लेकर आया, और सभी में राजनीतिक, मानसिक जो है ना परिवर्तन आने लगा। सभी का विचारधारा जो है ना राजशाही साम्राज्य को, है ना, ख़त्म करके और अपने राष्ट्र के प्रति है ना एक राष्ट्रवाद का भावना जो है वो समर्पित होने लगा। और उसमें जो है उसने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, वहाँ के, है ना, जो लोग होता है वो सभी मिलकर। तो समझते हैं इसके बाद
हम लोग कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का कारण जो है वो क्या होता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला बात यहाँ पे आपको दिया गया है कि अगर आपके एग्जाम में पूछे भी कभी कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का क्या कारण था, तो यहाँ से समझते हैं। तो सबसे पहला कारण आता है यूरोप में राष्ट्रवाद का फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, हर एक चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आगे इससे पहले हम सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति को ही देखेंगे कि आखिर फ्रांसीसी क्रांति जो है वो क्या था। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इतना ही समझ लेना है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का कारण क्या था, तो फ्रांसीसी क्रांति था, है ना। सामंतवादी व्यवस्था का पतन होना था। ठीक है, विदेशी शासकों का अत्याचार होना, यानी कि दूसरे देश से जो लोग जाते थे ना यूरोप में, वो अत्याचार करते थे, तो ये भी एक कारण था। उसके बाद सांस्कृतिक और भाषाई समानता, सांस्कृतिक और भाषाई समानता ये भी यूरोप में राष्ट्रवाद का एक कारण बनता है। अब कहीं का शासन जो, अब बताओ संस्कृति और भाषा अगर एक जैसा है ना, तो वहाँ पे लोगों में क्या हो जाता है, समानता हो जाता है। जब लोगों में समानता होगा तो राष्ट्रवाद की भावना जो है उत्पन्न होने लगेगी। ठीक है, उसके बाद क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी नेताओं का प्रभाव, है ना। तो एक ये भी कारण होता है कि महान महान क्रांतिकारी जो है वो जन्म लेने लगते हैं, महान महान क्रांतिकारी राष्ट्रवाद नेता का प्रभाव होने लगता है। ठीक है, नए नए नेता जो है उभरने लगते हैं अपने देश के प्रति सोचने में। जैसे हमारे देश ही आज़ाद हुआ तो क्या हुआ, बताओ, हमारा देश कब से गुलाम था, लेकिन जैसे यहाँ पे भगत सिंह जैसे, है ना, शेर जन्म लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस जैसे शेर जन्म लेते हैं, महात्मा गांधी जैसे, है ना, जन्म लेते हैं, इंसान जन्म लेते हैं, तो तभी जाके क्या होता है, हमारा देश भी जो है गुलामी से छूटकर आज़ादी की ओर आया था। तो यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें होते हैं कि यहाँ पे भी क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी नेता जो है वो जन्म लिए, आगे बढ़ गए और अपने देश के ऊपर जो है वो समर्पित करने का निश्चय किया, है ना। और जिस कारण से जो है यूरोप में राष्ट्रवाद उदय होना शुरू हो चुका था। तो चलिए यहाँ से अब हम लोग, है ना, समझ गए होंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का कारण क्या होता है। तो अब हम लोग यहाँ से समझने वाले हैं कि फ्रांसीसी क्रांति, आखिर फ्रांसीसी क्रांति जो है वो कहाँ से हुई, कैसे हुई, इन सभी की चीज़ों में, क्योंकि हम जानते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का मुख्य कारण एक फ्रांसीसी क्रांति भी था। तो चलिए समझते हैं फ्रांसीसी क्रांति। तो सबसे पहली बात यहाँ से आपको याद रखना है कि फ्रांसीसी क्रांति जो है वो 1789 में शुरू हुई थी। तो आपसे पूछा जाए कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत जो है कब हुई, तो मुख्य रूप से 1789 ईस्वी में जो है फ्रांसीसी क्रांति शुरू हो गया। तो यहाँ पे समझते हैं कि आखिर फ्रांसीसी क्रांति का कारण क्या है। तो याद रखिए फ्रांसीसी क्रांति का कारण है कि फ्रांस के अयोग्य शासन, ठीक है, यानी शासन व्यवस्था अच्छा नहीं था, है ना, समानता और कुलीन वर्गों को प्राप्त विशेष अधिकार के प्रति आक्रोश, राज्य की दयनीय, है ना, आर्थिक स्थिति। यानी कहने का मतलब हुआ कि समानता और कुलीन वर्ग का मतलब होता है जो धनी परिवार के लोग होते हैं, मतलब उच्च वर्ग के लोग को कुलीन वर्ग कहते हैं, समांतवादी लोग कहते हैं। ठीक है, तो प्राप्त विशेष अधिकार, उसको जो था ना वो एक विशेष अधिकार ही मिल जाता था, है ना, मिलता था, जिसमें होता था क्या कि जो गरीब लोग होते हैं ना, जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं ना, तो उसमें क्या होता था, उसको सारी सुविधाएं नहीं मिल पाते हैं। तो आजकल में हमारे देश में भी देखो सेम ऐसा ही हो रहा है। जो उच्च परिवार के लोग हैं, जो धनी है ना, उनको सारी फैसिलिटी मिल जाती है, जो जेल के अंदर भी रहती हैं ना, तो उनको सारा सुविधा दे दिया जाता है। लेकिन जो गरीब होते हैं, जो मध्यम क्लास के लोग होते हैं ना, उनको कोई भी सुविधा, वो जेल का चक्कर, कोर्ट का चक्कर काटते रहो, उससे घूस लिया जाता है, सभी प्रकार के बात विचार होते थे। तो उस प्रकार भी ऐसा ही था, जो कुलीन वर्ग थे यानी उच्च परिवार के लोग थे ना, उसको जो था ना राज्य में विशेष अधिकार दिया जाता था। लेकिन जो दयनीय आर्थिक स्थिति मध्यम वर्ग वाले लोग थे ना, वो उनको उतना सुविधा नहीं मिल पाता था, जिससे जो है ना वो हुआ क्या कि मध्यम वर्ग के लोग में जो है ना चेतना, बौद्धिक जागरण यानी राष्ट्रवाद का भावना जो उभर कर आया था। तो ये एक कारण था फ्रांसीसी क्रांति का। और सही भी होता है यार, फ्रांसीस कोई भी क्रांति कब होता है, जब इस प्रकार का चीज़ें आने लगे, जब मतलब समानता का अधिकार खत्म हो जाए, ठीक है, बराबर चीज़ें खत्म हो जाए, है ना, किसी को ज़्यादा किसी को कम चीज़ें किया जाता है, तो यहाँ से क्रांति शुरुआत होती है। चलिए तो यहाँ से आप समझते हैं आगे कि अगला पॉइंट क्या है आपका। तो देखिए अगला पॉइंट है कि फ्रांस की राजक्रांति में नेपोलियन के आक्रमण ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो बताओ फ्रांसीसी क्रांति में जो है वो किसने सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो नेपोलियन ने जो आक्रमण किया था ना, तो नेपोलियन का आक्रमण जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था फ्रांस की राज्य क्रांति में। तो याद रखना ये पॉइंट। उसके बाद देखिए हुआ कि आखिर कि फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को उच्च वर्ग परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया था।
यानी कहने का मतलब हुआ कि जब फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई यानी फ्रांसीसी क्रांति हुई तो राजनीति को उच्च वर्ग परिवेश यानी उच्च लोग जो थे ना यानी कुलीन वर्ग के लोग थे ना उनसे बाहर निकल कर, ठीक है, उसे अखबार सड़क और सर्वसाधारण का वस्तु बना दिया था, यानी नॉर्मल बना दिया था, एक जैसा मतलब सड़क के जैसा बना दिया था, सबके जैसा सामान बना दिया था, सर्वसाधारण का वस्तु बना दिया था जो सबके लिए उपलब्ध हो ऐसा बना दिया। ठीक है, तो ये था फ्रांसीसी क्रांति का महत्वपूर्ण चीज़ें, है ना। जो उच्च वर्ग को दिया जाता था ना वो हटाकर अखबारों में मतलब सबको अधिकार दे दिया था। ठीक है, मतलब खबरें आने लगी थी, सब बराबर का अधिकार पाने लगे, सड़क के जैसा हो गया चीज़ें कि सब यूज कर सकते हैं। उसके बाद सर्वसाधारण में सभी के लिए वस्तु है ना, इस प्रकार से हो गया, सारी चीज़ें बराबर रूल से लागू हो गए, है ना। तो ये एक कारण था फ्रांसीसी क्रांति का जी। चलिए आगे समझते हैं अब क्या होता है यहाँ से। तो यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियान द्वारा नव युग का संदेश पहुंचा। यानी नेपोलियन जो था ना वो फ्रांसीसी क्रांति में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है यहाँ से, है ना। तो नेपोलियन के द्वारा ही जो है ना नया नया अभियान जो चलाया गया था, युद्ध जो किया गया, आक्रमण किया गया ना, तो उस द्वारा जो है नव युग का संदेश पहुंचा। यानी कि विभिन्न देशों में, विभिन्न राष्ट्रों में जो है नवयुग का यानी नया युग का जो है संदेश पहुंचा, यानी राष्ट्रवाद का भावना का जो है यहाँ से प्रचार शुरू होने लगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उन्हें वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग जो है प्रशस्त हुआ था। यानी कि नेपोलियन जो था ना, नेपोलियन ने क्या किया, जर्मनी और इटली जैसे मुख्य राज्य को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसने जो है वास्तविक रूपरेखा और राजनीतिक प्रदान किया। यानी कि नेपोलियन का ही देन था, नेपोलियन ने इन सभी चीज़ों को आगे मतलब बढ़ाया, भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर किया, यानी कि नाम को नाम ही रहने दिया लेकिन उन चीज़ों को बाहर किया और उसे वास्तविकता दिखलाया। ठीक है, उसको राजनीतिक रूपरेखा प्रदान किया कि नहीं ऐसे हटके ऐसे भी हो सकता है, यानी कि राष्ट्रवाद के भावना को उसने जगाया। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि इटली और जर्मनी जैसे देश में एकीकरण का मार्ग जो है प्रशस्त हुआ। कहने का मतलब हुआ कि इटली और जर्मनी जो है पहले विभिन्न देशों मतलब विभिन्न राज्यों में टुकड़े में टूटा हुआ था, छोटे छोटे टुकड़े में टूटा हुआ था ना, तो उनको क्या किया, उसको वास्तविक रूपरेखा और राजनीतिक जो है वो प्रदान किया और उससे क्या हुआ, एक मतलब अपने देश में जो टुकड़ा हुआ था ना उनको एक करने का जो है वो मार्ग खुलता गया। तो ये कारण भी नेपोलियन का ही था। ठीक है, तो इसलिए नेपोलियन जो है वो फ्रांसीसी क्रांति का एक महत्वपूर्ण योगदान देता है अपना। और साथ में हम जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति ही जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का शुरुआत करता है। तो यहाँ से आगे समझते हैं, अब देखते हैं कि आगे नेपोलियन ने और क्या किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि नेपोलियन की नीतियों के कारण ही फ्रांसीसी व्यक्ति समूह का दूसरे पर पूर्ण नियंत्रण एवं राष्ट्र का अन्य देशों तथा क्षेत्रों पर प्रभाव के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण की विक्षोभ भी जगा। यानी नेपोलियन ही एक ऐसा आदमी था फ्रांसीसी क्रांति में कि जिसके कारण ही, है ना, नीति यानी कि फ्रांस में जो नीति हुआ उसके बाद व्यक्ति था, है ना, तो व्यक्तियों में नीति जगा और फ्रांस जो समूह थे दूसरे पर पूर्ण नियंत्रण पाया। मतलब जो दूसरे देश के लोग था या जो व्यापार करने आते थे या अपना अधिकार जमाने आते थे ना, उन पर नियंत्रण काबू किया। उसके बाद राष्ट्र का अन्य देशों या क्षेत्रों पर प्रभाव के विरुद्ध जो था वो यूरोप में देशभक्तिपूर्ण की विक्षोभ भी जगा। यानी कि सभी के लोगों में, है ना, जितने भी समूह के लोग थे, जितने भी वहाँ पे लोग रहते थे, उन सभी में देशभक्ति का जो है वो एक मतलब अलग सा चीज़ें जगा, है ना, एक भावना जगा। ठीक है, तो ये भी नेपोलियन की नीति के कारण ही फ्रांसीसी क्रांति में संभव हो गया, फ्रांस के लोगों में ऐसा संभव हो पाया। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे समझते हैं, शायद आपने यहाँ से समझा होगा फ्रांसीसी क्रांति को। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट दिए हैं ना आप इसको नोट के माध्यम से अच्छे से पढ़ना, बाकी चीज़ें आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब आता है यहाँ से विनियस सम्मेलन, यानी फ्रांस की क्रांति जो क्रांति थी आपका समाप्त होता है। इतना चीज़ ही आपको यहाँ से याद रखना है फ्रांसीसी क्रांति में। चलिए, अगर कल के डेट में हो सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति क्या हुआ, कैसे हुआ, या 5 नंबर में पूछ ले कि फ्रांसीसी क्रांति को समझाएं, तो आपको इतनी चीज़ें आराम से लिख देना, एक भी मार्क आपको नहीं कटेगा जी। चलिए, तो यहाँ से अब आता है विनियस सम्मेलन। आखिर ये विनियस सम्मेलन क्या होता है, इनके बारे में हम समझते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन आपका पूछता है कि विनियस सम्मेलन कब हुआ था। ठीक है, विनियस सम्मेलन कब हुआ था, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि विनियस सम्मेलन जो है 1815 ईस्वी में हुआ था।
ठीक है, इनके बारे में अब समझते हैं। तो सबसे पहला बात आपको याद हुआ वियना सम्मेलन को कब हुआ था, तो 1815 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए तो यहाँ से सबसे पहले देखिए कि नेपोलियन के पतन के बाद, यानी जब नेपोलियन का पतन हो जाता है फ्रांसीसी क्रांति के बाद, ठीक है, नेपोलियन के पतन के बाद जो यूरोप की विजय शक्ति ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ थी जी, तो वियना, तो वियना में एक 1815 ईस्वी में एकत्र हुई थी एक सम्मेलन, यानी कि शक्ति जो है विजय, मतलब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो ऑस्ट्रेलिया नहीं जी, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 ईस्वी में है ना, सभी देश जो है मिलकर, यानी सभी जो राष्ट्रवादी नेता थे वो सभी मिलकर जो है एकत्रित हुए, जिसका उद्देश्य था यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना जिसे नेपोलियन के युद्धों और है ना विजयों ने अस्त व्यस्त कर दिया था। तो यानी वियना सम्मेलन जो हुआ, वियना सम्मेलन में होने का ये मकसद था कि नेपोलियन ने जो भी व्यवस्था लाया था ना, युद्ध और विजय ने जो अस्त किया था, यानी नेपोलियन ने जो युद्ध किया था, नेपोलियन ने जो प्राप्त किया था ना, उन चीज़ों को अस्त व्यस्त कर देना, मतलब उस चीज़ों को हटा देना। ये वियना सम्मेलन में जब लोग एकत्रित हुए ना, है ना, जो राजनेता एकत्रित थे, उन सभी का मत यही था कि नेपोलियन के द्वारा जो भी चीज़ें लाया गया था, राष्ट्रवाद की भावना को उजागर किया गया था, देश प्रेम की भावना को उजागर किया गया था, उन सभी को समाप्त कर देना। ठीक है, चलिए तो उसके बाद हम समझते हैं कि आखिर 1815 ईस्वी के जो वियना सम्मेलन हुआ उसका मुख्य योगदान किसका था। तो देखिए सन 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर जो मेटरनिक ने किया था, जो घोर प्रतिक्रियावादी था। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि वियना सम्मेलन कब हुआ था, 1815 ईस्वी में। इसका मेजबानी कौन किया था, तो ऑस्ट्रिया ने किया था। ठीक है, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था। तो किसने किया था, तो मेटरनिक ने किया था। तो याद रखिएगा, तो यहाँ से एक क्वेश्चन कि किसने किया था वियना सम्मेलन। ठीक है, तो मेटरनिक ने। कौन था, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कैसा था, तो घोर प्रतिक्रियावादी था, यानी ये जो नेपोलियन था ना, नेपोलियन, तो नेपोलियन ने जो युद्ध और विजय को अस्त व्यस्त कर दिया था ना, उन चीज़ों को वो चाहता था कि पुनः वो व्यवस्था वही आ जाए जो पहले था, नेपोलियन से पहले था, वो चीज़ों जो ना फिर से आ जाए। ठीक है, ताकि क्योंकि उस समय में जो था ये ऑस्ट्रिया जो है ना, ये ऑस्ट्रिया बड़ा ही चालाक और चतुर था। ये चाहता था कि यूरोप में जितने भी राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है ना, वो ना हो और सब हमारे ही कब्जे में हो। तो ये ऑस्ट्रिया चाहता था और खास करके मेटरनिक चाहता था। ठीक है, इसलिए इसको घोर प्रतिक्रियावादी बोला गया था। उसके बाद हुआ क्या इस सम्मेलन में, आगे समझते हैं। तो चलिए, तो इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्ति ने मिलकर ऐसी व्यवस्था की जिनका मुख्य उद्देश्य यूरोप में उस शांति संतुलन को स्थापित करना था जिसका नेपोलियन के युद्ध ने समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आखिर हुआ क्या कि जैसे यूरोपीय में मेन शक्तियाँ कौन थी, यानी यूरोपीय शक्ति में सबसे बड़ा जो देश था वो कौन था, तो ब्रिटेन था, रूस था, पर्सा था, ऑस्ट्रिया था। तो ये सभी यूरोपियन शक्ति जो था वो मिलकर ऐसी व्यवस्था लाना चाहता था, ठीक है, जो नेपोलियन ने युद्ध में समाप्त कर दिया था। यानी नेपोलियन ने जो युद्ध में समाप्त किया जाता था उस शांति संतुलन को स्थापित करना था। यानी इन सभी का जो ही मद था कि यूरोप में क्या हो, तो शांति संतुलन बना रहे। ठीक है, तो इनका मुख्य उद्देश्य यही था जो नेपोलियन ने समाप्त कर दिया था। यानी नेपोलियन ने जो युद्ध किया था, आक्रमण किया था ना, तो नेपोलियन ने आक्रमण किया था, युद्ध किया था, तो उससे जो है वो शांति व्यवस्था जो है असंतुलित हो गई थी। ठीक है, चीज़ें उथल पुथल हो गई थी, राष्ट्रवाद की भावना जगने लगी थी। तो चीज़ें जो है ना, क्या हो जाता है, जब भी देश के प्रति आक्रोशित चीज़ें होती हैं तो शांति भंग हो जाता है। तो उन शांति संतुलन को स्थापित करने के लिए जो है ये सभी देश मिलकर जो है वो क्या किया था, एक व्यवस्था लाना चाहता था। ठीक है, तो ये सभी देश मिलकर ही, क्योंकि ऑस्ट्रिया में जो वियना सम्मेलन हुआ था 1815 ईस्वी में, उसमें यही उद्देश्य था मुख्य रूप से कि शांति संतुलन को स्थापित किया जाए। ठीक है, चलिए तो उसके बाद हुआ क्या, आगे समझते हैं। तो आगे हुआ क्या कि गणतंत्र प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति की देन थी। तो याद रखिएगा यहाँ से गणतंत्र और प्रजातंत्र ये किसकी देन थे, तो गणतंत्र और प्रजातंत्र जो था वो फ्रांस की क्रांति की देन थी। आपसे अगर पूछे कि गणतंत्र और प्रजातंत्र किसकी देन है, तो फ्रांसीसी क्रांति की देन थी। तो उसका विरोध करना और पुरातन व्यवस्था का पुनः स्थापित करना मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था। यानी फ्रांस की क्रांति का जो देन था गणतंत्र और प्रजातंत्र, इनका विरोध करना ये मेटरनिक का उद्देश्य था। यानी मेटरनिक व्यवस्था का सबसे मुख्य उद्देश्य था कि उन चीज़ों को समाप्त कर देना और पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापित करना। यानी जो फ्रांस की क्रांति से पहले की चीज़ें थी ना, पुनः
उसी चीज़ों को वापस लाया जाए, ठीक है, ताकि लोग में जो है ना वो क्या हो, राष्ट्रवाद और राष्ट्र के प्रति जो प्रेम भावना है ना वो ना जगे, ठीक है। जिनका मुख्य कारण जो कौन था, जिसका मुख्य रीजन नेपोलियन था, जो नेपोलियन ने उथल पुथल कर दिया था, वो चीज़ों का विरोध करना था, ठीक है। चलिए तो आगे समझते हैं अब क्या होता है। तो अब जो है विनिया के माध्यम से, यानी विनिया सम्मेलन जो हुआ था, तो विनिया के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिक युग की नई शुरुआत हुई। यानी जब आपसे पूछा जाए यहाँ से क्वेश्चन सबसे पहले कि विनिया सम्मेलन के बाद क्या हुआ, तो नेपोलियन युग का अंत हो गया था और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई थी विनिया सम्मेलन के बाद। तो जैसे ही नेपोलियन युग का अंत हो जाता है, तो अब जो है वो मेटरनिक बड़ा ही मतलब ऐसा घोर प्रतिक्रियावादी आदमी था, है ना, बड़ा चालाक और चतुर आदमी था। तो ये जो है अपनी इस युग की शुरुआत कर देती है, ठीक है, यानी ये अपना चाल चलना जो है वो शुरुआत कर देती है, ठीक है। तो चलिए, तो अब यहाँ से जो है विनिया सम्मेलन में जो भी प्रश्न आने वाले थे वो मैंने आपको सभी को सारी चीज़ें बताया, और विनिया सम्मेलन का क्या उद्देश्य था, इन सभी चीज़ों को भी मैंने यहाँ से आपको समझाया, और यहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। आपके पास नोट उपलब्ध ही रहेगा, क्योंकि जानते हैं आप कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को नोट दिया जाता है, बशर्ते आप सभी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। और हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी, और जहाँ तक वो अपने दोस्तों यारों में ज़रूर शेयर करें। तो अब यहाँ से क्या होता है, तो मेटरनिक युग का शुरुआत होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे मेटरनिक को। तो ये देखिए आपका ये रहा मेटरनिक, ठीक है, यही था वो आदमी जो नेपोलियन को अस्त व्यस्त कर दिया। चलिए जी, तो यहाँ से मेटरनिक जो ऑस्ट्रिया का चांसलर भी था, इनके बारे में समझेंगे हम लोग। तो मेटरनिक युग क्या था समझते हैं। तो देखिए मेटरनिक है ना, इटली पर अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए मेटरनिक ने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। देखिए वही बात हुआ ना, हैं जो अभी हम लोग समझते आए थे कि नेपोलियन ने जो फ्रांस में क्रांति की, और उसके बाद नेपोलियन ने जहाँ विभिन्न देशों पर जो आक्रमण किया था, तो उससे क्या हुआ कि देश में राष्ट्रवाद की भावना जो है वो जगने लगी, और उसने जो है राष्ट्रवाद की भावना को जगाया, ठीक है, सभी को देश के प्रति जो है प्रेम को स्थापित किया। लेकिन मेटरनिक ऐसा नहीं चाहता था। मेटरनिक चाहता था कि इटली पर अपना प्रभाव वो जमाए रखें, ठीक है, इसलिए उसने इटली को कई राज्यों में विभाजित कर दिया। जैसे अंग्रेज का नारा क्या था, फूट डालो और शासन करो, मतलब पहले तोड़ दो उसके बाद अपना शासन करो। तो सेम उसी के जैसा ये मेटरनिक भी था, ठीक है, ये भी इटली को बहुत सारे राज्यों में विभाजित कर दिया था, ताकि इटली का जो है एकीकरण जो है वो न हो पाए, और अपना प्रभाव जमाने के लिए। देखिए मेन रीजन इसका था अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए, कि मेरा शासन न जाए, क्योंकि ये कहाँ का था, ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था, और ऑस्ट्रिया का चांसलर होने के बावजूद ये चाहता था कि शासन जो इटली पर हो वो ऑस्ट्रेलिया का ही हो, सॉरी ऑस्ट्रिया का ही हो, ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ से अब देखिए, तो सबसे पहले इसने क्या किया, सिसिली और नेपल्स प्रदेश को, है ना, बुर्बे वंश सम्राट जो है फर्डिनेंड को दे दिया था। यानी ये जो विभाजित किया मेटरनिक, तो मेटरनिक जो है वो सिसिली और नेपल्स प्रदेश को किसको दे दिया था, बुर्बे वंश के सम्राट जो है फर्डिनेंड को दे दिया। तो फर्डिनेंड को जो दे दिया यहाँ से, क्यों, क्योंकि ये सिसिली और नेपल्स जो था ये इटली का मुख्य प्रदेश था, इसलिए इसको किसके हाथों दे दिया, तो फर्डिनेंड के कारण फर्डिनेंड के हाथ में दे दिया। तो याद रखिए यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि सिसिली और नेपल्स को किनके हाथों मेटरनिक ने दे दिया, ठीक है, तो याद रखिएगा बुर्बे वंश के सम्राट, है ना, फर्डिनेंड को दे दिया। चलिए, उसके बाद आगा क्या आता है, हम जानते हैं इटली की राजधानी रोम है ना, तो रोम और उसके आसपास के जो क्षेत्र थे, राज जो था वो पोप को सौंप दिए। किसको सौंप दिए, तो पोप को सौंप दिए। तो रोम और उसके आसपास पास के क्षेत्र किसको सौंपा गया, तो पोप को सौंपा गया। पोप कौन होता था, कैथोलिक चर्च का मुख्य अध्यक्ष होता था, ठीक है, यानी जो चर्च अभी हम लोग सुनते हैं ना, तो वो इटली में जो धर्म होता है, जिसे ईसाई लोग का धर्म होता है ना चर्च, तो वो चर्च का जो मुख्य आदमी था ना, वो था आपका पोप। तो उसको सौंप दिया, यानी कि धर्म गुरु के हाथ में जो है वो दे दिया था। तो जो ईसाई धर्म के धर्म गुरु होते थे उनका क्या नाम होता है, पोप होता है। तो उनके बाद उनके हाथ में सौंप दिया था रोम और उसके आसपास के क्षेत्र को, कौन, मेटरनिक ने। चलिए, उसके बाद आगे आता है लैम्बार्डे और वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया की प्रभुत्व कायम हुई। यानी लैम्बार्डी और वेनेसिया जो था, ये दो राज्य ऐसे थे जिसमें ऑस्ट्रिया ने कहा कि खुद मैं इसका शासन करूंगा, यानी खुद मैं इसकी पर अधिकार करूंगा, ठीक है। चलिए, मैं इसको किसी भी हाथ में नहीं दूंगा। चलिए, उसके बाद आता क्या है, आगे समझते हैं। आगे है आपका परमा, है ना, मेडोना टर्कनी के प्रांत जो है
हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिया गया था। तो ये परमा, मेडोना और जो ट्रकनी था, इन प्रांतों को किसको दिया गया था? हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिया गया था तथा जनेवा और सर्डिनिया पिडमोंट के राजा में सम्मिलित कर दिया गया। यानी कि ये जो था आपका हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिया परमा, मेडोना और टर्कनी का प्रांत, और साथ में जेनेवा और सर्डिनिया पिडमोंट के राजा में सम्मिलित कर दिया गया था। तो याद रखिए, जनेवा जो था और सर्डिनिया जो था, ये पिडमोंट के राजा के हाथ में सम्मिलित कर दिया गया था, यानी उसमें शामिल कर दिया गया था। ठीक है, तो साथ में अब आगे समझते हैं। देखिए अगला पॉइंट आपका क्या है। तो जर्मनी में जो था, है ना, जर्मनी में 39 रियासतों का संघ कायम रहा, जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित किया गया तथा हर संभव प्रयास किया गया था कि उनमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगे। तो ये देखो, ये चाल कौन खेल रहा था? ये चाल मेटरनिक खेल रहा था कि अपना अधिकार जो है यूरोपीय देशों पर बनाए रखने के लिए उसने जर्मनी जैसे देश में भी क्या किया, जैसे 39 रियासतों का संघ कायम रखा, ताकि इससे हो क्या रहे कि ऐसा भी ना लगे कि जो ऑस्ट्रिया है ना, वो इन राज्यों को विखंडित कर रहे हैं। उनके लोग में, यानी कि वहाँ के लोग में जो है ना, ये कोशिश रहा कि उनमें जो है वो राष्ट्रीयता नहीं जगे, यानी राष्ट्रवाद की भावना जो है वो नहीं जगे। तो इसलिए मेटरनिक ने सोचा कि जो ये 39 देशी रियासतें हैं ना, तो इनका एक संघ जो है वो कायम ही रहे, यानी हर संभव इसने प्रयास किया कि ये एक साथ ही रहे। ठीक है, चलिए, तो जिसके कारण क्या हुआ, वहाँ पे कोई भी राष्ट्रवाद की भावना न जगे। ये सोच किसका था? तो मेटरनिक का था। ठीक है, चलिए, उसके बाद क्या हुआ कि मेटरनिक ने फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना की। यानी ये मेटरनिक यहाँ तक नहीं रुकता है, ये मेटरनिक फिर फ्रांस जाता है। ठीक है, यानी फ्रांस में भी इसने पुरातन व्यवस्था को पुनः स्थापित किया। यानी जो फ्रांस की क्रांति के बाद, यानी फ्रांसीसी क्रांति जब हुई थी, उसमें जो चीज़ें हुआ, यानी राष्ट्रवाद का भावना जगा। ठीक है, कुलीन वर्गों को समाप्त करके जो है ना, जो भी विशेष अधिकार दिया गया था वो नॉर्मलिटी कर दिया, यानी क्या कर दिया, सड़क जैसे बना दिया, है ना, चीज़ों को आसान कर दिया था। या नेपोलियन ने जैसे युद्ध आक्रमण करके जो है ना देश के लोगों के बीच प्रेम की भावना तथा राष्ट्रवाद की भावना भरा था, उन चीज़ों को फिर ये ख़त्म करना चाहा और ख़त्म करके फिर से वही व्यवस्था लागू कर दिया। ठीक है, जो पहले हुआ था, यानी कि वही तोड़ के मोड़ कर, है ना, ऐसा इसने मेटरनिक ने किया था, क्योंकि ये बड़ा ही चांसलर था। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे समझते हैं। तो वियना सम्मेलन प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय की थी, लेकिन यह व्यवस्था जो है वो अस्थायी साबित नहीं हुई और जल्द ही यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ, है ना। देखिए, तो हुआ क्या कि जो वियना सम्मेलन में जितने भी बात अभी आप सभी को पढ़ाए थे, ये सभी बातें मेटरनिक के द्वारा जो है ना वियना में बुलाए गए सम्मेलन में ऐसा बात हुआ था, और यहाँ उसके बाद मेटरनिक ने ऐसा लागू करना शुरू भी किया था। लेकिन यह जो है वो प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय थी, लेकिन यह व्यवस्था जो है वो अस्थायी साबित नहीं हुआ। यानी जितने भी चीज़ें किया उसको विभिन्न राज्यों में तोड़ा, है ना, इसको दे दिया, है ना, फिर से जाके फ्रांस में पुरातन व्यवस्था का स्थापित किया, ये सभी जो है अस्थायी साबित नहीं हुआ। इसने लागू किया, है ना, हुआ भी, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकला। ठीक है, यह सदा के लिए जो चाहा वो नहीं हुआ। जल्द ही यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना, यानी कि यूरोप के जो देश थे ना उसमें राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ, देश प्रेम की भावना जो है वो शुरू हो गया। ठीक है, जिसमें हुआ कि यूरोप के लगभग सभी देश में प्रभावित हुआ, और जैसे ही यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना, देश प्रेम की भावना शुरू हुआ, तो धीरे धीरे करके जो है ये सभी देशों में फैल गया। ठीक है, और सभी देश के लोग जो है वो राष्ट्रवाद की भावना में एकत्रित हो गया, देश प्रेम की भावना का उजागर हुआ, क्योंकि ये जो देन थी वो किसका था? तो ये फ्रांसीसी क्रांति का देन था। लेकिन बीच में आता है आपका मेटरनिक, और मेटरनिक चाहता है कि ऐसा न हो, ऑस्ट्रिया का प्रभाव जो सभी यूरोपीय देश पर पड़ा रहे और मेरा अधिकार सभी पर पड़ा रहे। इसलिए इसने क्या किया? तो इसने फुट लड़ाओ की नीति भी अपनाई, यानी कि सभी को जो है अलग अलग भी किया, है ना, विभिन्न राजा को भी दे दिया, ताकि उनका भी समर्थन हमें प्राप्त होता रहे। और फ्रांस में जाके भी पुरातन व्यवस्था का स्थापित करता है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा संभव नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी लास्ट में जाके यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हो ही जाता है और यूरोप में राष्ट्रवाद फैल ही जाता है। तो मैं, है ना, एक बार कंप्लीट आप सभी को रिकैप करवा दिया। चलिए, तो ये था मेटरनिक के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेटरनिक को अच्छे तरीक़ा से समझा होगा। अब यहाँ तक कोई भी परेशानी आपको नहीं होता है। ठीक है जी, चलिए, तो अब यहाँ से अगला पॉइंट क्या आता है, इनके बारे में हम लोग समझते हैं। चलिए,
तो यहाँ से अब देखिए क्या होता है। तो फ्रांस में बीनिया व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए है ना, तो बुर्बो राजवंश को पुनः स्थापित किया गया तथा लुई 18वां जो फ्रांस का है ना राजा बना था, जो फ्रांस की बदली हुई परिस्थिति को समझा और फ्रांसीसी जनता पर पुरातन पंथी व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया तथा प्रतिक्रियावादी तथा सुधारवादी है ना शक्तियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। इसी उद्देश्य से 2 जून 1814 ईस्वी को सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किए गए, है ना, जो फ्रांस में 1848 तक चलते रहे। ठीक है, चलिए उसके बाद हुआ क्या यहाँ से, जो फ्रांस में हमने समझा कि जो फ्रांस में पहले से क्रांति हो रही थी, ठीक है, उनका उथल पुथल जो है कैसे हुआ, नेपोलियन के जाने के बाद हुआ और 1815 में विनिया सम्मेलन के बाद हुआ, मेटरनिख के द्वारा सारी चीज़ें हुई। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि जो ये विनिया व्यवस्था के बाद जो है ना पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुर्बे राजवंश को पुनः स्थापित किया गया। ठीक, किसने किया था, बुर्बे राजवंश को स्थापित किया गया था तथा लुई 18वां फ्रांस का राजा बना। तो कौन बना, तो लुई 18वां जो है फ्रांस का राजा बना था पूर्व की व्यवस्था स्थापित करने के लिए। ठीक है, यानी जो पहले की व्यवस्था स्थापित करना था उन चीज़ों को पुनः लाने के लिए, जो मेटरनिख ने उथल पुथल किया, तोड़ फाड़ किया ना, तो उन चीज़ों को फिर से लाने के लिए लुई 18वां फ्रांस का राजा बना और बदली हुई परिस्थिति को समझा, यानी जो फ्रांस में चीज़ें बदला उन परिस्थिति को समझा तथा फ्रांसीसी जनता पर पुरातन पंथी व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। यानी जो व्यवस्था पहले से था, ये पुराना व्यवस्था था, उन चीज़ों को है ना ये लुई 18वां ने फिर से उस पर थोपने का कोशिश नहीं किया तथा प्रतिक्रियावादी सुधारवादी शक्ति के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। यानी इसमें जो है ना ये सुधार लाने का कोशिश किया, यानी राष्ट्रवाद की भावना को जगाने का फिर से प्रयास किया, फिर से नई नई चीज़ों को जो है ना वो उसने सुधार किया, है ना, फिर से यहाँ पे जो है देश भावना की प्रेम को क्या किया, उसने जगाया। किसने, तो लुई 18वां ने। और साथ में क्या हुआ, इसके बाद स्थापित करने के उद्देश्य से 2 जून 1814 ईस्वी को इसने सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया, जो 1848 तक फ्रांस में चलते रहे थे। तो यहाँ से जो है एक घोषणा पत्र भी लाता है, कौन, लुई 18वां जो है यहाँ से एक घोषणा पत्र, संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया जो 1848 तक फ्रांस में चलता रहा। ठीक है, यानी ये चीज़ें फ्रांस में जो है वहाँ से चलता रहा, यानी ये जो सुधारवादी और प्रतिक्रियावादी चीज़ें लाया था, है ना, ये जो राष्ट्रवाद की भावना का शक्ति लाया और कुछ सुधार किया, है ना, इन सभी चीज़ों को इसने घोषणा पत्र के जरिए सुना दिया ताकि लोगों में जो है एक भरोसा हो जाए, एक विश्वास हो जाए, और जिसके वजह से जो है ना ये चीज़ें 1848 तक फ्रांस में चलता रहता है। चलिए उसके बाद यहाँ से आता है एक चार्ल्स दसम। ठीक है, तो चार्ल्स दसम के शासनकाल में कुछ परिवर्तन किए गए, लेकिन इसका परिणाम जो है एक 1830 ईस्वी के क्रांति के रूप में शामिल आया था। लेकिन जैसे ही ये चीज़ें लुई 18वां जो था ये सभी चीज़ें यहाँ से किया, तो उसके बाद आता क्या है, लुई 10वां आता है। तो लुई 10वां के शासनकाल में जो इसमें कुछ परिवर्तन आया, यानी लुई 18वां के बाद जो शासक बना लुई 10वां, तो लुई 10वां में जो है इसने इस व्यवस्था में जो संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया था, है ना, ये जो चीज़ें बनाया था, तो इसका परिवर्तन का कारण जो है एक क्या हो गया, तो ये 1830 की क्रांति के यानी जुलाई की क्रांति के रूप में यहाँ से सामने आता है। कुछ परिवर्तन चेंज करना चाहा तो उसके बदले में क्या आ जाता है, तो 1830 की जुलाई क्रांति। तो अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से 1830 की जुलाई क्रांति आखिर क्या थी। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं 1830 की जुलाई क्रांति आखिर क्या है। तो सबसे पहला बात यहाँ से हम समझते हैं, हम जानते हैं जुलाई की क्रांति किसकी देन है, तो चार्ल्स दसम की देन है। और क्यों, इसने जो है चार्ल्स 18वां, है ना, चार्ल्स 18वां के जो घोषणा पत्र हुआ था उसमें कुछ बदलाव लाना चाहा, जिसके कारण इसके सामने आ जाता है जुलाई 1830 की क्रांति। तो अब समझते हैं जुलाई 1830 की जो क्रांति है वो क्या है। चलिए तो यहाँ से आपका आता है, देखिए, तो चार्ल्स 10 ने एक निरकुंश एवं प्रत्याकृतिवादी, है ना, प्रतिक्रियावादी शासक था, जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता एवं जनतंत्र भावना को दबाने का कार्य किया, और उसने अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए। देखो अब समझ में आया होगा कि आखिर
चार्ल्स दसम ने जो फैसला लिया, जो बदलने का प्रयास किया था, यानी लुई अठारहवां के चीज़ों को, यानी जो लुई अठारहवां अभी हम जस्ट पढ़े हैं कि लुई अठारहवां ने क्या किया, फ्रांस में पुनः वही व्यवस्था लागू करने का कोशिश किया, ठीक है ना। पुरातन व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया, सुधार किया, ठीक है। लोक में राष्ट्रवाद की भावना को एकत्रित किया, लेकिन चार्ल्स दसम आके इसमें गड़बड़ी कर देता था, है ना, जिसके कारण इससे क्या परिणाम हो, जुलाई के 1830 की क्रांति। क्योंकि इस समय जो है इसने क्या किया, तो राष्ट्रवादी भावना और जनतंत्र भावना को दबाने का प्रयास किया, यानी ये नहीं चाहता था कि फ्रांस में जो है ना वो राष्ट्रवाद की भावना जगे, है ना, जनतंत्रवादी की भावना जगे, देश प्रेम की भावना जगे। तो जिसके कारण जो है ना इसमें आता है यहाँ से जुलाई 1830 की क्रांति। और ये जो है संवैधानिक लोकतंत्र, यानी यहाँ पे जो डेमोक्रेसी लाना चाहता था, उनके लोग इन चीज़ों को दबाने का कोशिश किया था चार्ल्स दसम ने, ठीक है। तो चलिए उसके बाद यहाँ पे समझते हैं आखिर क्या होता है और 1830 ईस्वी की जुलाई की क्रांति में। तो यहाँ से सबसे पहले समझिए कि प्रतिक्रियावादी, है ना, पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया। यानी ये जो चार्ल्स दसम था, चार्ल्स दसम जो था ये पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाता है, ठीक है, 1830 की क्रांति में। और उसके बाद होता क्या है कि ये जो पोलिगनेक है ना, इसने लुई अठारहवां के द्वारा स्थापित की गई, है ना, समान नागरिक संहिता, यानी जो लुई अठारहवां ने समान नागरिक संहिता जो स्थापित किया था उसने, उसके स्थान पर शक्तिशाली उच्च वर्ग की स्थापना तथा उसे विशेष अधिकार से विभूषित करने का प्रयास किया। यानी ये जो खचरा लुई दसवां था, इसने तो सबसे पहले ये चाहता ही था कि इसमें जो है फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना न जगे, देश प्रेम की भावना न जगे, और जो भी 1814 में लुई, है ना, लुई अठारहवां के द्वारा लाया गया था उन चीज़ों को समाप्त करना था, ठीक है। और उसके बाद जो ये पोलिगनेक को जो है यहाँ पे बनाता है प्रधानमंत्री बनाने के बाद भी ये लुई अठारहवां के जितने भी समान नागरिक संहिता इसको समाप्त किया, और फिर से ये उच्च वर्ग को विशेष अधिकार दिया, है ना, उच्च वर्ग को विशेष अधिकार देने लगा। और इसको क्या किया, उसके बाद आता है यहाँ से, इस कदम ने पूरे उदारवादियों ने एक चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। और जैसे ही यहाँ पे उदारवादी लोग थे, यानी कि राष्ट्रवादी नेता थे, ठीक है, जो राष्ट्रवाद की भावना को समझते थे, तथा वहाँ के जो लोग थे जिसमें देश प्रेम की भावना था, उसमें क्या हुआ, एक विरुद्ध, यानी फिर से इसने समझा कि ये क्रांति का जो है ना एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, ठीक है, कौन, पोलिगनेक के जरिए। उसके बाद हुआ क्या कि प्रतिनिधि सदन तथा दूसरे उदारवादियों ने, है ना, पोलिगनेक के विरोध में गहरा असंतोष प्रकट किया। यानी जो प्रतिनिधि सदन था, यानी जो वहाँ पे राष्ट्रवादी नेता थे, ठीक है, राजनेता थे, तथा लोग जो देश प्रेम की भावना रखते थे, उनमें जो है एक असंतोष प्रकट हुआ था, क्योंकि ये है ना, पोलिगनेक ने ऐसा ही चीज़ें शुरू किया वहाँ पे, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ से समझते हैं कि चार्ल्स दसम ने इस विरोध की प्रतिक्रिया स्वरूप जो है वो 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेशों में, है ना, अध्यादेशों द्वारा उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास किया था, ठीक है। अब जब ये विरोध हुआ ना, तो क्या किया ये चार्ल्स दसम ने 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेशों द्वारा जो है उदार तत्वों को गला घोटने का प्रयास किया। यानी 4 भागों में यहाँ पे जो है वो बांटने का शुरू किया था, ठीक है, यानी चीज़ों को अलग अलग करने का कोशिश किया था, कौन, चार्ल्स दसम ने। और उन तत्वों को जो उदारवादी चीज़ें था, यानी देश प्रेम की भावना था, ठीक है, लोग जो है देश के प्रति एकता रखते थे, उन सभी चीज़ों को जो है ये गला घोटने का प्रयास किया, राष्ट्रवादी भावना को दबाने का प्रयास किया था चार्ल्स दसम ने, ठीक है। उसके बाद इन अध्यादेश के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई और फ्रांस में जो है 28 जून 1830 ईस्वी से गृह युद्ध आरंभ हो गया था। और जब ये अध्यादेश, यानी कि ये जो फ्रांस को 4 भागों में बांटने का कोशिश किया, राष्ट्रवाद की भावना को दबाने का प्रयास किया, तो जिसके कारण क्या हो गया, फ्रांस में गृह युद्ध शुरू होता है 28 जून 1830 ईस्वी में। तो अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे कि फ्रांस में गृह युद्ध कब शुरू होता है, तो याद रखिएगा 28 जून 1830 ईस्वी को गृह युद्ध शुरू हो जाता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं, याद रखिएगा, यानी 1830 की फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, तो आप इतना चीज़, मुझे उम्मीद है कि अब यहाँ से आप चीज़ें बता सकते हो कि आखिर फ्रांसीसी क्रांति 1830 ईस्वी की क्या थी,
है ना। तो ये था सबसे पहले चार्ल्स दसम के द्वारा जो प्रतिक्रियावादी शासन था उसने राष्ट्रवाद भावना को दबाने का कार्य किया, है ना। पहले पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया, जो विशेष अधिकार को हटाया, ठीक है। उच्च वर्ग को फिर से इसने शक्ति स्थापित कर दिया, विशेष अधिकार दे दिया था, है ना। और चार्ल्स दसम ने जो है इसके प्रति जो है फ्रांस को 4 अध्यादेशों में बांटने का प्रयास किया था, उदारवादी चीज़ों को गला घोटने का प्रयास किया, दबाने का प्रयास किया, राष्ट्रवाद भावना को दबाने का प्रयास किया था। और जिसके विरोध में जो है ना इस यहाँ पे क्या 28 जून 1830 ईस्वी को गृह युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसे ही हम क्या कहते हैं जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। तो अब यहाँ से जैसे ही गृह युद्ध शुरू होता है तो अब ये चार्ल्स दसम करता क्या, तो यहाँ पे देखो क्या करता है ये। तो अब चार्ल्स दसम जो है राजगद्दी त्याग कर इंग्लैंड चला गया, यानी जैसे ही गृह युद्ध ये करवा गया, देखो कितना खचरा था। सबसे पहले ल्यूई 18वां, ठीक है, उसने क्या देश भाव की भावना जगाई थी, नेपोलियन ने देश भावना जगाई थी, और उन सभी पे पानी फेरने आता है ये चार्ल्स दसम, और झगड़ा करवा के गृह युद्ध करवा के जो है ना ये राजगद्दी को त्याग देता है। अब कहता है कि तुम मरो, मैं चला इंग्लैंड, ठीक है। और ये इंग्लैंड चला गया था। इस प्रकार से जो है फ्रांस में बुर्बो वंश के शासन का अंत हो गया था, यानी जो बुर्बो वंश यहाँ पे स्थापित किया गया था, ठीक है, इसका जो है वो समाप्ति हो गया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बुर्बो वंश को स्थापित किया गया था ना विनिया कांग्रेस के तहत। जो लुई 18वां सबसे पहले जो है शासन किया था, जो बुर्बो वंश को पुनः स्थापित किया था, लेकिन इस सब पे फानी फेर के कौन जाता है, तो चार्ल्स दसम जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ अगर पूछे आपसे तो आप बोल सकते हैं कि फ्रांस के गृह युद्ध के बाद चार्ल्स दसम जो है वो फ्रांस की राजगद्दी को त्याग कर इंग्लैंड चला गया, और इस प्रकार से फ्रांस में बुर्बो वंश के शासन का अंत भी हो गया था, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद होता क्या है, जैसे ही फ्रांस जुलाई 1830 की क्रांति के परिणाम स्वरूप बुर्बो वंश के स्थान पे, यानी कि अगर बुर्बो वंश यहाँ से समाप्त हुआ, है ना, यानी शासन का अंत हो गया, तो उसके स्थान पे एक आता है आर्लियंस वंश। कौन आता है, आर्लियंस वंश को गद्दी सौंपा गया, यानी ये चला गया, ये शासन अंत हुआ, उसके बाद यहाँ पे आर्लियंस वंश का स्थापना हुआ। तो अगर आपसे पूछें क्वेश्चन में, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपके एग्जाम में आया भी है ये क्वेश्चन, कि फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के परिणाम स्वरूप बुर्बो वंश के स्थान पर कौन सा वंश को गद्दी सौंपा गया, यानी उसके बाद कौन सा वंश आया, तो आर्लियंस वंश आया था, ठीक है। तो यहाँ से याद रखना आर्लियंस वंश आया था। चलिए, उसके बाद हुआ क्या, तो इस वंश के शासक, है ना, लुई फिलिप ने उदारवादी पत्रकारों तथा पेरिस की जनता के समर्थन से सत्ता की प्राप्ति की थी। यानी ये जो खचरा लुई दसम जो था, ये सभी उथल पुथल गृह युद्ध करवा के चला गया था। तो उसके बाद जो है यहाँ पे शासन करने कौन आता है, यानी बुर्बो वंश के स्थान पर आर्लियंस वंश आता है, और उसका शासक कौन होता है, तो लुई फिलिप आता है। और लुई फिलिप आता है तो ये फिर वही चीज़ें करता है, यानी जनता के हितों में काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे उदारवादी चीज़ क्या, राजनेता, है ना, राष्ट्रवादी भावना को इसने जगाने का फिर से कोशिश किया, है ना, पत्रकारों और पेरिस की जनता को समर्थन दिया, और साथ में इसके समर्थन से जो है ना ये जो है फिर से सत्ता में आया था। और जैसे ही इसके सत्ता में आया था तो ये सभी चीज़ें जो है फिर से फ्रांसीसी क्रांति को जोड़ने का प्रयास किया था, राष्ट्रवाद की भावना को जगाने का प्रयास किया लुई फिलिप ने, ठीक है। तो ये सभी घटना जो है कहाँ पे होता है, तो 1830 की क्रांति में होता है, जुलाई की 1830 की क्रांति। अब मुझे उम्मीद है कि किसी भी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं होगा, आप अच्छे से जो है यूरोप में राष्ट्रवाद को समझे होंगे। चलिए, तो अब समझ लेने थोड़ा सा, वैसे समझ तो गए ही कि 18 लेकिन यहाँ पे मैंने लिख दिया है नोट में, ताकि आप देखियो ऐसा मतलब नोट ऐसा रहना चाहिए आपका कि कोई भी स्टूडेंट, देखिए इसमें हो सकता है आपको लगे कि सर जी अरे यार मतलब आपने जो नोट बनाया इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। कई दूसरे टीचर का हम नोट देखते हैं तो उसमें छोटा छोटा फॉर्मेट में बना के दिया जाता है, ठीक है, आपके कहने का मतलब सही है, लेकिन यहाँ पे ये भी आप देखो कि चीज़ों को मैंने यहाँ पे स्पष्ट करके चीज़ों को लिखा है, ठीक है। यानी ऐसा लिखा है कि अगर है ना हमसे ना समझो अब सही थे, लेकिन अगर खुद से पढ़ लोगे नोट को तो खुद समझ जाओगे कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो इस प्रकार से मैंने नोट को डिजाइन किया है, ठीक है। चलिए, यहाँ से अब समझते हैं 1830 की क्रांति का प्रभाव आखिर क्या होता है। 1830 की क्रांति का प्रभाव देखिए, तो इसे ही जुलाई का क्रांति, है ना, तो जुलाई की क्रांति कहा जाता है 1830 की क्रांति। और यह इस बात की सूचक थी कि देश में कट्टर
सत्तावादियों का प्रभाव कम हो रहा था। सबसे पहला बात, जो राज सत्तावादी था ना, इसका प्रभाव कम हो रहा था, यानी कि जो गद्दी छोड़ना नहीं चाहता था उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होता था। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि राष्ट्रवाद की भावना जगने लगी थी। उसके बाद यह क्रांति मध्य वर्ग और लोग, है ना, लोक संप्रभुत्व के सिद्धांत की देन थी। और यह जो 1830 की क्रांति थी, यह मध्यम वर्ग के लोगों के द्वारा दिया गया था। जो लोग देश से प्यार करते थे, जो जिसमें राष्ट्रवाद की भावना थी, उन सभी को ये चीज़ें दिया गया था। ठीक है, उन्हीं सभी का देन है। उसके बाद इन सिद्धांतों का कार्य क्या होता है, देखिए, तो फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत को पुनर्जीवित किया तथा बीनिया कांग्रेस के उद्देश्य को जड़ से उखाड़ फेंका था। यानी 1830 की जो क्रांति आता है, ये फ्रांसीसी क्रांति का जो सिद्धांत था उनको फिर से पुनर्जीवित किया, हमने जैसे पढ़ा था। बीच में लेकिन एक कौन आया था, चार्ल्स दशम, जो सारा काम फेर के चला गया। ठीक है, सारा चीज़ें खत्म करके चला गया, ये गृह युद्ध करवा के चला गया। और उसके बाद बीनिया कांग्रेस यानी जो मेटरनिख के द्वारा शासन लाया गया था, उन सभी चीज़ों को ये समाप्त करके भी चला गया। ठीक है, इस क्रांति का यही प्रमुख काम है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है, इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा तथा राष्ट्रीयता देशभाव की भावना का विकास हुआ तथा सभी यूरोपीय राष्ट्रों के राजनेता एकीकरण, संवैधानिक सुधार, राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग यहाँ से विशाल किया। यानी ये जो 1830 की जुलाई की क्रांति होती है, इससे तो ये सभी चीज़ें हमने पढ़ा, लेकिन इसमें ये भी होता है संपूर्ण यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना, देश प्रेम की भावना, देशभक्ति का भावना का विकास हुआ तथा यूरोपीय राष्ट्र के राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधार तथा राष्ट्रवाद का विकास का भी मार्ग यहाँ से ही खुलता है, जुलाई की क्रांति से ही, यानी 1830 ईस्वी की जुलाई की क्रांति से ही। ठीक है, चलिए उसके बाद होता क्या है, देखिए इस क्रांति का एक और प्रभाव है, वो है क्या, इटली और जर्मनी के एकीकरण तथा यूनान, पोलैंड, हंगरी में तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रवाद के भाव, है ना, प्रभाव के कारण आंदोलन खड़े उठे, है ना, उठ गए। यानी ये जो हुआ था 1830 ईस्वी की जुलाई की क्रांति, इसके साथ ही इटली में, है ना, जर्मनी का एकीकरण, यूनान, पोलैंड, हंगरी जैसे जो देश थे, मुख्य देश थे, इनमें सभी में राष्ट्रवाद की भावना का, है ना, जमाव हो गया। यानी राष्ट्र के प्रति जो है ना आंदोलन खड़े उठ गए। सभी लोग जो है ना अपने देश को लेकर समर्पित करने को तैयार हो गए और तथा अपने देश को जो है एकीकृत करने का काम जो है वो शुरू कर दिया था। ठीक है, चलिए इसमें होता क्या है कि आगे चलकर फ्रांस में भी लुई फिलिप के खिलाफ जो है आवाज़ उठने लगी, जिससे फ्रांस में एक और क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार होगी। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें आगे चलता गया, है ना, कहता है ना कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होता, समय आने के बाद सभी चीज़ें समाप्त हो जाती है, चाहे आप अच्छा करो या कुछ भी करो। तो वही बात होता है यहाँ पे लुई फिलिप के साथ भी। तो लुई फिलिप ने क्या किया यहाँ से, तो लुई फिलिप जैसे ही समय आगे बढ़ता गया तो लुई फिलिप के साथ भी आवाज़ उठने लगा था और फ्रांस में एक और क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी, जिसे हम सन 1848 की क्रांति कहते हैं। तो अब हम समझाते हैं यहाँ से कि 1848 की क्रांति क्या होता है, लेकिन इस वीडियो में नहीं, हम पार्ट 2 में समझेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये जो क्लास है यहाँ पे इतनी लंबी हो सके। 2 या 3 वीडियो में जो है मैं यूरोप के राष्ट्रवाद को आप सभी को पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ा दूंगा और इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में हो सके तो अगली वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप सभी को। प्ले लिस्ट तैयार कर दूंगा और आप सभी के लिए PDF नोट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल ही रहा है, बशर्ते आप सभी टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, इन सभी चीज़ों को जुड़ना ना भूलें। ठीक है, और साथ में आप सभी को अगर अच्छा लगे तो आप सभी जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, और जहाँ तक हो अपने दोस्तों यारों में ज़रूर शेयर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली पार्ट में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ते रहिए। जय हिंद। ठीक है, टेक केयर।